नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें 4 पर मतदान हो चुका है। बची हुई 7 सीटों का मतदान जब 7 मई को होगा, उससे पहले हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर साफ तौर पर अपनी स्थिति मजबूत पा रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस के पास ये चुनौती होगी कि पिछली बार जो 2 सीटें जीती थी उससे कुछ बढ़ा ली जाए या 1 या 2 सीट भी हासिल कर ली जाए। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत पहले से पतली है, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो 3 लोकसभा सीटें कहां हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ने परेशानी खड़ी कर रखी है। उस पर हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे, स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, जातिगत समीकरण की बात करेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा कि इस चुनाव में किस तरह के मुद्दे प्रभावित होते जा रहे हैं, जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है। वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर से चलकर स्थानीय स्तर पर भी प्रभावी होते हैं। देश में राम मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी के बाद से जिस तरह का उभार आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस तरह से हिंदुत्व की बयार बह रही है और मोदी मैजिक कहीं ना कहीं प्रभावी होता दिख रहा है, ऐसे माहौल में यदि इंडी अलायंस का कोई विधायक साफ तौर पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं को चुनौती दे और कह दे कि मुझे 2 घंटे का समय मिलेगा तो उन्हें गंगा नदी में बहा देगा। टीएमसी के इस विधायक का नाम है हुमायूं कबीर, भरतपुर से विधायक हैं, मुर्शिदाबाद जिले का भरतपुर, जहां से ये विधायक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। एक विधायक की बेहद आपत्तिजनक भाषा पर देश के प्रधानमंत्री का पलटवार आया है। हमें समझना होगा कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में हुमायूं कबीर का बिना नाम लेते हुए एनडीए अलायंस और कांग्रेस को सीधे तौर पर किस तरह से निशाने पर लिया है। पहले हुमायूं कबीर की वो चंद बातें जो बांग्ला भाषा में बोल रहे थे, मैं इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि तुम लोग 70% हो और हम लोग 30% हैं। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे, यह कभी नहीं होगा। भाजपा को मैं बता देना चाहता हूँ, 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में बहा न सका तो राजनीति छोड़ दूंगा। आखिर कौन है जो ऐसी मानसिकता को खाद पानी देता है, ऐसी विचारधारा जो साफ तौर पर न केवल नफरत फैलाने वाली है बल्कि एक बड़ी खाई खोदने का काम कर रही है। हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक हैं। टीएमसी इंडिया अलायंस की गठबंधन वाली एक पार्टी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर मौका मिल गया और उन्होंने खुलकर चुनौती देते हुए कुछ बातें कही और देश के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा, उस पर आप गौर करें। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की उन 7 सीटों के बारे में बताऊंगा जहां कांटे का मुकाबला चल रहा है। टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। बंगाल में टीएमसी की सरकार ने हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया। धर्म और मजहब की अलग अलग परिभाषा समझाने वाले ऐसे मुद्दे जब चुनाव में तैयार होते हैं तो जनता भी सोचने को मजबूर होती है कि आखिर हमारा देश जा कहाँ रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की उन 7 सीटों की जहां 7 मई को चुनाव होने हैं। 5 मई की शाम 5 बजे जब चुनाव प्रचार थम जाएगा, उससे पहले तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि कहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और कांग्रेस कहां टक्कर दे रही है। बात सबसे पहले रायपुर की। रायपुर जहां 8 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और ये 8 की संख्या का भी गजब संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर से ही लगातार 8 बार जीते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में विधायक रहते पराजित हुए विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। यह मामला हार जीत का नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का है। भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि इस बार रायपुर लोकसभा सीट का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। पिछली बार तकरीबन 3.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सुनी रायपुर लोकसभा से चुनाव जीते थे। इस बार भाजपा को यकीन है कि सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतकर बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे। जमीनी हकीकत भी यह है कि विकास उपाध्याय का वैसा चुनाव प्रचार और शोर दिख भी नहीं रहा है, जबकि बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी है। माइक्रो मैनेजमेंट भी काम कर रहा है और जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल अपने कुशल चुनावी प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, उसका असर भी साफ तौर पर रायपुर में
देखने को मिल रहा है। यदि मैं स्थानीय चुनावी समीकरण की बात करूं तो इस सीट पर ओबीसी मतदाताओं का खासा प्रभाव देखा गया है। लगातार 7 बार रमेश बैस चुनाव जीतते रहे, उसके बाद ओबीसी वर्ग के ही सुनील सोनी 2019 में चुनाव जीते। रमेश बैस कुर्मी समाज से आते हैं। इस बार बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक सामान्य वर्ग के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी सामान्य वर्ग के विकास उपाध्याय को मैदान में उतारा है। यह मुकाबला साफ तौर पर बेमेल होता नजर आ रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले विकास उपाध्याय कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात दुर्ग लोकसभा सीट की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल ने 2019 का चुनाव सर्वाधिक वोटों से जीता था। इस बार उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू से है। राजेंद्र साहू को साहू समाज के वोटों पर भरोसा है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 20 लाख से ज्यादा जो मतदाता है उसमें करीब 25% आबादी साहू समाज की है। इसी के बूते कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा है, जबकि विजय बघेल अपनी निर्विवाद और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। विजय बघेल उन सौभाग्यशाली सांसदों में हैं जो 2019 के चुनाव में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा से टिकट दी। बीते चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 जीते हुए विधायकों में से 8 की टिकट काट दी, विजय बघेल के अलावा राजनांदगांव के संतोष पांडे को ही भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के यदि स्थानीय मुद्दों समीकरण की बात की जाए तो विजय बघेल जहां मोदी फैक्टर, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे गिना रहे हैं, साथ ही एनएच पर बने 4 चर फ्लाईओवर को भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं राजेंद्र साहू महंगाई और बेरोजगारी जैसे दूसरे मुद्दों को उछाल रहे हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में जहां बेमेतरा और शाहजहां का इलाका भी आता है, यहां हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा हावी है। बाकी जगहों पर भी मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं। इन मुद्दों के अलावा जातिगत समीकरण की बात की जाए तो दावा किया जा रहा है कि साहू समाज के बाद सबसे ज्यादा आबादी सतनामी समाज की आती है, उसके बाद यादव और चौथे नंबर पर कुर्मी समाज की आबादी आती है। विजय बघेल कुर्मी समाज से हैं, लेकिन उनकी निर्वात छवि और पिछले चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने के कारण उन्हें दोबारा से टिकट दी गई है। यहाँ भी पड़ला विजय बघेल यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार थमने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने प्रचार की ताकत कई गुना बढ़ा दी है, जिसका फायदा भाजपा को साफ तौर पर 7 मई को मतदान वाले दिन देखने को मिल सकता है। दुर्ग के बाद बात सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की, जहां का आदिवासी समुदाय तय करता है कि यहां से सांसद कौन चुना जाएगा और किसे दिल्ली जाना है। वैसे बीते 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। पिछली बार यहां से भाजपा की रेणुका सिंह चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंची थी और उनके पहले बने हुए 2 सांसद यानी 2009 और 2014 में जिनका निर्वाचन हुआ था वो ज्यादा चर्चा में नहीं आए। 2009 में मुरारी लाल और 2014 में कमल भान सिंह मरावी ये भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे। फिलहाल यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है। भाजपा ने जहाँ इस सीट से चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने शशि सिंह को मैदान में उतारा है। चिंतामणि महाराज विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे, हालांकि वो पहले भी भाजपा में थे, लेकिन उनका और उनके पिता का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है, जिसका साफ तौर पर उन्हें फायदा मिलता नजर आ रहा है। वैसे सरगुजा के लिए एक अच्छी बात यह है कि सरगुजा संभाग की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मोदी फैक्टर के अलावा राम मंदिर का मुद्दा भी बेहद प्रभावी नजर आ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस की प्रत्याशी शशि सिंह और उनके समर्थकों को काफी निराश और हतोत्साहित देखा जा रहा है। चुनाव से पहले यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं मुकाबले में टिक भी पा रही हैं। सरगुजा के बाद अब बात आती है रायगढ़ लोकसभा सीट की, जहां साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी लहर और हिंदुत्व का मुद्दा उभार के रूप में देखा जा रहा है। रायगढ़ से ओपी चौधरी विधायक बनकर मंत्री बने, वो एक प्रभावी चेहरा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ लोकसभा सीट में काफी मजबूत पकड़ बना ली है। वैसे लोकसभा चुनाव के लिहाज से रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। बीते 3 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2009 और 2014 में यहाँ से मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय सांसद बनकर गए और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की गोमती साय यहाँ से सांसद थी। तो ऐसे माहौल का साफ तौर पर भाजपा को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब मैंने जिन 4 लोकसभा सीटों की बात की, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और सरगुजा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी खासी मजबूत बताई जा रही है। अब बात उन 3 लोकसभा सीटों की जहां टक्कर की बात हो रही है, वो 3 लोकसभा सीटें हैं
कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। इन लोकसभा सीटों की यदि जमीनी हालात की बात की जाए तो सबसे पहले बात जांजगीर चांपा की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं किया। यदि जिलावार बात की जाए तो इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ये कारण रहा होगा कि कांग्रेस ने डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को प्रत्याशी बनाया है। कोशिश थी कि यहां से सतनामी वोट डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को एकमुश्त मिलेंगे, लेकिन इस इलाके में बसपा का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यदि मैं जमीनी हालात की बात करूं तो जांजगीर चांपा के सभी 8 विधानसभा सीटों पर इस समय कांग्रेस के विधायक हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा की सीट पिछले 20 सालों से बीजेपी के गढ़ के रूप में जानी जाती है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति वर्ग के 25% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के यहाँ 11.6% मतदाता है। यही वर्ग हर बार निर्णायक भूमिका में होता है। इसी कारण से यहाँ के मतदाता भी एक तरफा वोट करते हैं। यहाँ पर ओबीसी वोटर भी 42% हैं, लेकिन वो अलग अलग वर्गों में विभाजित है। वैसे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें कांग्रेस के प्रदेश संयुक्त महासचिव इंजीनियर रवि पांडे, कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू समेत अन्य नेता हैं जो बीजेपी में आकर अब चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में कांग्रेस के बड़े दिग्गजों का प्रचार करने के अलावा कुछ और कारणों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नजर आ रहा है। वो मुद्दा है राष्ट्रवाद का, वो मुद्दा है मोदी गारंटी का, वो मुद्दा है महतारी वंदन में महिलाओं को हाल में ही जो तीसरी किस्त मिली है, वह भी एक प्रभावी मुद्दा है। इन सब मुद्दों के अलावा यदि मैं बीते 3 चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो जांजगीर चांपा से बीते 3 चुनाव में 2009 में भाजपा की कमला देवी पाटले, 2014 में भी भाजपा की कमला देवी पाटले और 2019 में गुहाराम अजगले को टिकट दी गई थी। इस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के बाद यदि मैं स्थानीय समीकरण की बात करूं तो जांजगीर चांपा में इस समय कांग्रेस अकलतरा, जयजयपुर और जांजगीर विधानसभा में कुछ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत दिखाई दे रही है। इनके अलावा पामगढ़ और बिलाईगढ़ में बसपा के पारंपरिक वोट कांग्रेस को साफ तौर पर नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। बसपा के इन इलाकों में भी साफ तौर पर मोदी मैजिक अपना असर दिखा रहा है। जांजगीर चांपा के बाद कांटे के टक्कर वाली एक और सीट है बिलासपुर। हालांकि बिलासपुर भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतती रही है। यहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी के कैंडिडेट देवेंद्र यादव को उतारा है। भिलाई के विधायक हैं। वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए कोई अनजाना नाम नहीं है, लेकिन बिलासपुर से बाहर के कैंडिडेट को बुलाने का साफ तौर पर नुकसान कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा था। लेकिन समय बीतने के साथ जातिगत समीकरण इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे देवेंद्र यादव आशान्वित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तोखनलाल साहू को हरा सकते हैं। यहाँ कांटे के मुकाबले का जो प्रचार किया जा रहा है उसकी हकीकत समझने की कोशिश की जाए तो बिलासपुर भाजपा का गढ़ रहा है। बीते 3 चुनाव की बात की जाए तो यहाँ दिलीप सिंह जुदेव 2009 में जीत कर गए थे दिल्ली। उसके बाद 2014 में लखनलाल साहू और 2019 में छत्तीसगढ़ के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अरुण साहू गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ साहू समाज के तोखनलाल साहू को उनकी साफ सुथरी छवि के कारण मैदान में उतारा है, लेकिन शहरी वोटर्स में ये बातें फैलाई जा रही कि तोखनलाल साहू खास बिलासपुर के नहीं हैं। इसका कुछ नुकसान होने के बावजूद तोखनलाल साहू की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। जातिगत समीकरण की बात की जाए, जिन कारणों से कांग्रेस ने यहाँ यादव समाज के देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा, कांग्रेस को यहाँ पक्का यकीन है कि यहाँ पर्याप्त संख्या के यादव समाज के वोटर्स और मुस्लिम और बड़ी संख्या के ईसाई वोटर कांग्रेस को वोट करेंगे। इन सारी उम्मीदों के बावजूद जिस तरह से पानी की तरह पैसा कांग्रेस की ओर से बहाया जा रहा है, दुर्ग, भिलाई, रायपुर के आसपास के तमाम युवक कांग्रेस के लोगों को देवेंद्र यादव के पक्ष में लगाया गया है, उसका कुछ फायदा तो कांग्रेस को मिलता नजर आया। लेकिन कांटे के कुछ मुकाबले के साथ भारतीय जनता पार्टी फाइनली काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बिलासपुर लोकसभा सीट की अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ यादव और साहू वोटर्स के अलावा आदिवासी, सतनामी और कुर्मी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। जातिगत समीकरण के बाद बात मुद्दे की तो यहाँ मुद्दा राम मंदिर, हिंदुत्व और धारा 370 जैसे वो राष्ट्रीय मुद्दे साफ तौर पर प्रभावी हैं, जबकि कांग्रेस के पास कोई खास एजेंडा नहीं है। कांग्रेस की ओर से जो तीखी आलोचनाएं की जा रही है उसका तीखा प्रतिकार भी बिलासपुर की पढ़ी लिखी जनता कर रही है। खासकर सोशल मीडिया में जिस तरह से वॉर छिड़ा हुआ है उसका फायदा भाजपा के पक्ष
में जाता हुआ नजर आ रहा है। वैसे बिलासपुर में भाजपा के पक्ष में अरुण साव जो पुराने सांसद थे और मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि और उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। बिलासपुर लोकसभा के बाद अब बात कोरबा लोकसभा सीट की, जिस पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की राजनीति की निगाह लगी हुई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को मैदान से उतारा है। दुर्ग की सांसद रही हैं, राज्यसभा की सांसद रही हैं, महापौर रही हैं, विधायक रही हैं। इतनी बड़ी प्रोफाइल के सामने कांग्रेस ने भी पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी है। चरणदास महंत भी 2009 में यहां से सांसद थे। हालांकि उसके बाद वे 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विकास महतो से चुनाव हार गए और 2019 में उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत सांसद चुनकर आई। वो कांटे का मुकाबला था, जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। बावजूद इसके कांग्रेस को यकीन है कि ज्योत्सना महंत सरोज पांडे को टक्कर दे पाएंगी। टक्कर दे भी रही हैं, लेकिन पलड़ा सरोज पांडे का ही भारी है, क्योंकि यहां भी राम मंदिर के अलावा मोदी मैजिक जैसे दूसरे मुद्दे प्रभावी हैं। शुरू में सरोज पांडे को बाहरी बताकर चुनाव को कांग्रेस ने अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन जो जो चुनाव प्रचार परवान चढ़ता गया, सरोज पांडे ने अपने अनुभव को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, जिस तरह से वह भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट काम करता गया, यहाँ कांग्रेस और भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी की यहाँ सभाएं हुई, जिसका फायदा दोनों ही दलों को स्वाभाविक रूप से मिला भी। लेकिन कांग्रेस का यह प्रभावशाली इलाका होने के बावजूद कोरबा से सरोज पांडे को इसलिए भी लाभ मिल रहा है क्योंकि यहाँ मंत्री लखनलाल देवांगन भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ प्रत्याशियों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों को समझा जा रहा है। यहाँ की जनता दोनों ही प्रत्याशियों पर बहुत ज्यादा यकीन न करते हुए राष्ट्रीय मुद्दों पर गौर कर रही है। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कोरबा से ही सांसद रहे और ज्योत्सना महंत की पति कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जिस तरह से लगातार विवादित बयान दिए, उसका भी घाटा साफ तौर पर कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की कुल 7 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, लेकिन 3 में कांग्रेस टक्कर देते नजर आ रही है और 4 में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपना पलड़ा मजबूत किए हुए है। ऐसे जमीनी हालात को हम लगातार इसलिए भी प्रस्तुत कर पा रहे हैं क्योंकि सीधा सरोकार हमारा आम जनता से यानी आपके मुद्दों से है। राजनीति से जुड़ी ऐसी अंदर खाने की तमाम खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे। हमारा मानना है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।